नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। अभी बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल से। मेहुल चौकसी को पकड़ा गया है। अब उनका प्रत्यर्पण को लेकर के जो आगे प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, कब और कैसे उन्हें भारत लाया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने की चेष्टा करने वाले हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है सीबीआई और ईडी लगातार जो है इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट पेश करने के लिए जो है कोशिश करते रहे। 2018 में इसी को लेकर के संसद में कानून भी बनाया गया इकोनॉमिक फ्रॉड्स को लेकर के। जानकारी में लेना चाहिए दोस्तों आपको, बेल्जियम देश, बेल्जियम के जो यूरोप के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल के पास ये यूके है और यूके के पास में, इंग्लिश चैनल के पास में सटा हुआ ये देश है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का प्रमुख आरोपी मेहुल चौकसी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, वृहद सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लेवल पे आर्थिक अपराध हो व अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, प्रत्यर्पण समझौते हो, इन पे लगातार कई प्रश्न बने हैं और उसी प्रासंगिकता में हम इसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रत्यर्पण और अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है भारत का, ताकि भारत में कोई आर्थिक अपराध हैं या फिर जो भगोड़े जो भारत से आर्थिक अपराध करके भाग जाते हैं उनको लेकर के क्या कानून है, ईडी है, सीबीआई है, उसको लेकर के किस तरीके की जो है आपके पास में शासन व्यवस्था रखती, क्या शासन में कोई पारदर्शिता है, कोई जवाबदेही है। क्योंकि इससे पहले भी भारत में कई अलग अलग आर्थिक अपराधी देखने को मिले हैं जो यहाँ से शुरुआत में देखने को लगता है बहुत ही नीट एंड क्लीन बिजनेस है, पर कुछ समय बाद पता चलता है कि देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन अंडर द टेबल। और उन आर्थिक अपराधों के संज्ञान में आने के बाद में, कोर्ट के समक्ष आने के बाद में जो समय बीत जाता है उस दौरान ये पहुंच जाते हैं यूरोप या कैरेबियन देशों में, और वहां पे प्रत्यर्पण को लेकर के काफी सख्त कानून है। हमें समझने की चेष्टा करनी है कि इसके पीछे जो समाचार क्या है। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसको वृहद तौर पे कहा जा सकता है, पीएनबी घोटाले के अंतर्गत मुख्य आरोपी हैं मेहुल चौकसी, और मेहुल चौकसी को दोस्तों आज गिरफ्तार किया गया है। 12 अप्रैल 2024 को बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब ये गिरफ्तारी जो है भारत की तरफ से एक अपील हुई प्रत्यर्पण को लेकर के, उस प्रत्यर्पण अपील के बाद में यह गिरफ्तारी की गई है दोस्तों। तो चौकसी के वकील ने अभी हाल फिलहाल जमानत की मांग की है कि सर नहीं, इनकी हेल्थ सही नहीं है, भारत में जाना इनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का हवाला दे करके यूरोप से यानी बेल्जियम से इन्हें भारत लाना यानी प्रत्यर्पण करने की कोशिश से बचा भी जा सकता है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे बिलियंस ऑफ द डॉलर का इन्होंने गबन कर रखा है तो करोड़ों रुपए खर्च करके वकीलों की फौज खड़ी कर दी जा सकती है। इन्होंने पहले भी किया है, पहले भी कई कैरेबियन देशों में इनको भारत के कहने पे क्या किया जा चुका है, अरेस्ट किया गया, पर वहां पे भी वकीलों की फौज खड़ी की गई और प्रत्यर्पण को एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई। अब भी जब इनको बेल्जियम में अरेस्ट किया गया तो ये स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में थे। मेहुल चौकसी कौन है दोस्तों? यह गीतांजलि ग्रुप, जो गीतांजलि आपने देखा होगा पहले, एक गोल्ड और डायमंड का जो है आपके पास में एक शोरूम का चेन हुआ करता था इंडिया के अंतर्गत, है ना। सो वृहद तौर पे आपको ये जानना है कि एक तरीके के ज्वेलर्स का बहुत ही बड़ा नेटवर्क था जो नेशनली और इंटरनेशनली ऑपरेट किया करता था। बाहर से डायमंड्स का आयात करना, भारत में आभूषण बना के, स्वर्ण आभूषण भारत और विदेशों में डिलीवर करना, बेचना, ये इनका कार्य हुआ करता था। तो अपने इस काम के कारण यह देश के कई बड़े बड़े जो है लोगों के साथ में जाने जाते थे। रेदर इनके कुछ पारिवारिक वे व्यवसायिक रिश्ते जो है अंबानी परिवार से भी बताए जाते हैं कि सर इनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव्स जो है दे आर मैरिड विद द अंबानी फैमिलीज एज वेल। अब ये जो गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन मेहुल चौकसी हैं, ये 2018 में भारत छोड़ के भाग जाते हैं। जब भारत छोड़ के भागे तब पता चला कि इनके भागने की वजह पीएनबी बैंक के साथ में की गई 13,800 करोड़ की धोखाधड़ी, इस घोटाले में शामिल होने का इन पे आरोप लगाया जाता है। यही नहीं, इनके आगे जो कहीं न कहीं इनकी जो लीगेसी आगे बढ़ाने वाले थे वो थे नीरव मोदी। नीरव मोदी भी इनका भतीजा और यह भी सह आरोपी है ना। सो गोज विदाउट सेइंग, यह भी भारत छोड़ करके भागने की चेष्टा करते हैं। ये साहब जो है अभी यूके में, कहाँ पे हैं? यूके में, यूरोप में। सो चौकसी जो है 2018 में भारत छोड़ करके भाग जाते हैं और पहले जाते हैं कैरिबियन देश
एंटीगा बारबुडास के अंतर्गत और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। उनके खिलाफ जब हमारी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि सर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने धोखाधड़ी की है, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, तो बार बार यह उन सरकारों को विदेशों में जहाँ पे भी जाते वहाँ पे कहते हैं कि सर हमारी स्वास्थ्य नहीं है, तो आपको चाहे कितना भी यहाँ पे चार्जशीट डायल करना हो, कितना भी चाहे हमारे खिलाफ केस चलाना हो, चलाइए, बट वो सारे के सारे केसेस जो होंगे वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती थी, तो कोई हाथ नहीं लगा पाती थी पुलिस इनको। बेल्जियम में इनकी अब हाल में गिरफ्तारी, 2018 से भाग रहा है बंदा, 7-8 साल हो गए, अब 8 साल बाद में बेल्जियम में इनकी गिरफ्तारी हुई है भारत की अपील पे, क्योंकि 2018 में, उसके उपरांत 2021 में भी मुंबई कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, तो उस बेस के आधार पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। चौकसी जो है अभी हाल ही में एक एफ रेजिडेंट कार्ड जो है उसके धारक है। मेहुल चौकसी यूरोप के अंदर इनके पास में एक रेजिडेंट कार्ड है। कारण क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी जो है वह बेल्जियम की नागरिक है और फलस्वरूप इनको भी जो है रेजिडेंट कार्ड मिल चुका है। अब यूरोप और भारत के बीच के प्रत्यर्पण कानून जो है वह काफ़ी सख्त है, तो हो सकता है कि इनके प्रत्यर्पण को रोकने की, स्वास्थ्य कारणों से रोकने की जो है कोशिश की जा सकती है बड़े बड़े वकीलों के द्वारा। यूरोपीय वकीलों की जो है पहले भी इन्होंने जो है फौज खड़ी कर दी थी कोर्ट में, अब भी कोशिश करेंगे ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर यह पीएनबी घोटाले के अंदर अभियुक्त हैं। यह पता होना कि सर इनके भतीजे नीरव मोदी हैं, इन्होंने भी जो है 4 जनवरी को, बाद में ये भी भाग गए, 2017 में ये भागते, 2018 में इनके भाई भी, भतीजे भी भाग जाते हैं। 2018 में ही जो है सीबीआई के पास केस पहुंचा, केस दर्ज होता है, जांच शुरू होती है, फिर पता चलता है कि इन्होंने कांड किया था, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, अंडरटेकिंग का, एलओयू का दुरुपयोग किया, बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना, जब आप व्यापार करते हैं, जैसे कई देशों में व्यापार करते हैं, तो आपका एक बैंक यहाँ पे है, दूसरा बैंक जो है आप जैसे व्यापार कर रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी, सपोज सोना मंगाना है, सपोज हीरे मंगाने हैं, तो ये कोई चने के भाव तो बिकते नहीं, करोड़ों रुपए की चीज़ें होती हैं। करोड़ों रुपए, जैसे अगर ये व्यापारी है जो इनका कच्चा माल, रॉ मटेरियल ही सोना है, हीरा है, अब वो खरीदने के लिए मिलियंस और तो बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। अब इसके लिए बैंक के द्वारा जारी किया जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक तरीके की क्रेडिट गारंटी होती है। तो वो शुरुआत में बैंक तब जारी करता है जब इनके खाते में पैसा होता है, इनकी क्रेडिबिलिटी होती है, तो बैंक कॉन्फिडेंस से सारा सुपरविजन सारा चेक करके फिर जारी करते हैं। इन्होंने क्या किया कि फेक कंपनी, शेल कंपनीज और बैंक में कुछ करप्शन के माध्यम से, मतलब पीएनबी में, इलाहाबाद बैंक में कुछ तो करप्शन देखा होगा हायर लेवल के मैनेजमेंट से, वहाँ से एलओयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है इन्होंने प्राप्त की और विदेशी बैंकों को जमा कराए। वहाँ से विदेशी बैंकों ने देखा कि ठीक है सर, अगर भारत की एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इनका गारंटी, यानी इक्वल टू गारंटी, एलओयू मतलब गारंटी, एक गारंटी ले रही है कि सर ठीक है, इनको जो सामान मंगाना है, आयात करना है, आभूषण के लिए खरीदना है, हीरे के लिए है, इनको पैसा चाहिए, सपोज हमने कहा $1 मिलियन, तो $1 मिलियन इनके खाते में पहुंच जाता था। जब तक बैंक्स को ये पता चला कि ये इलीगल एलओयूज जारी किए गए जो कि पीएनबी के द्वारा आधिकारिक जारी नहीं किए गए, जिनमें कि हाई करप्शन देखने को मिला, पर पीएनबी के नाम पे जारी किए गए, तो अब पीएनबी को कहीं न कहीं जाते हुए क्या करना होगा, इलाहाबाद बैंक और अन्य विदेशी बैंकों को पे तो करना होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्टर हो जाएगा। किसी आदमी का भी डिफॉल्ट हो जाना बड़ी बात होता है ना, कहते हैं एनपीए में कन्वर्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। बट आप ये सोचने की चेष्टा कीजिए, अगर एक बैंक दिवालिया हो जाए, अगर एक बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो बड़ी बात थी। आरबीआई ने 2018 के इन कांड के जैसे ही कहीं न कहीं उजागर हुए, तो इन सभी के बाद में बैंकिंग रेगुलेशंस भी चेंज की, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो हैं उनको भी पूरी तरीके से निरस्त किया गया और जो स्क्रूटनी है ट्रेड को लेकर के उन्हें बदलाव किया गया। वैश्विक तौर पे देखा जाए, वर्ष 2008 में जो बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिली थी यूरोप में और अमेरिका में, उसके उपरांत सारे देशों ने ही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को कहीं ना स्क्रूटनाइज करना शुरू किया, उसमें बदलाव, सुधार, रिफॉर्म करने की कोशिश की, पर भारत ने नहीं किया था। भारत में बड़े कांड होने के बाद में यह उजागर हुआ, 13,500 करोड़ भारत की जनता का, आपका, हमारा भारत की जनता का ये पैसा जो है विदेशों में चला गया करप्शन के माध्यम से, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से। और ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई हो इससे पहले ही छोड़ के अमेरिका चले गए, यूके चले गए, यूरोप चले गए। अब सर वहां से पकड़ के नहीं ला सकते क्या? हम लोग ला सकते हैं, प्रोवाइडेड एक प्रत्यर्पण संधि हो इनके खिलाफ। मतलब अगर ये छुपे हुए हैं, सपोज मैं कह रहा हूं यूके में, तो क्या यूके के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण संधि है? यानी यूके के किसी भी कोर्ट में किसी आदमी पे केस चल रहा है, वो आदमी भारत चला है,
तो भारत जो है उसे अरेस्ट करके यूके के अधिकारियों को सौंप देगा। ठीक वैसे ही भारत का कोई आदमी जिनके खिलाफ भारत की कोर्ट में केस चल रहा है, वो दौड़ के यूके भाग गया है, तो क्या यूके से उस आदमी को यूके की गवर्नमेंट अरेस्ट करके भारत को सौंपेगी? इसको प्रत्यर्पण कहा जाता है, एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। इसकी ट्रीटी होती है दो देशों के बीच में। रूल रेगुलेशन जो हैं वो पुलिस लेवल पे, मंत्रालय लेवल पे तय किए जाते हैं और सरकारें जो है अपने हिसाब से इस चीज़ को अंजाम देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई देश इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए नागरिकता देना शुरू करते हैं, कुछ इम्यूनिटी, कुछ सहायता देना शुरू करते हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, आप हमारे यहाँ पे 50 करोड़ निवेश कीजिए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब जब आपको नागरिकता दे दी गई, आपको वहाँ का रेजिडेंट कार्ड दे दिया गया, तो एक तरीके की इम्यूनिटी दे दी गई, यू आर नो मोर इंडियन। और जब आप इंडियन हो ही नहीं, तो इंडियन कोर्ट्स कैसे उन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स पे, कैसे उन फॉरेन सब्जेक्ट्स पे जो है केस चला सकती है, प्रत्यर्पण किया जा सकता है। दूसरा, जब इन लोगों ने सपोज यहाँ पे मतलब नॉर्मल बड़े से बड़े लॉयर जो होते हैं उनकी हियरिंग के चार्जेस कितने होते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ठीक है ना, पर हियरिंग के। ये सोचिए 13,500 करोड़, ये तो जो नंबर हमें पता है, हो सकता है ऐसे ये नंबर इससे कई गुना बड़े भी हो सकते हैं। सोचिए इसमें से अगर वो 500 करोड़ भी अगले 10, 20, 50 साल की अपनी जो लाइफ टाइम बची है उसमें वकीलों पे खर्च कर दे, कोर्ट्स में से बेसिकली जो है जमानत प्राप्त करनी है, एक्सट्रेडिशन को रोकने के लिए खर्च कर दे, तो कौन इनको रोकेगा? कौन इनको टच कर सकता है? क्या हम और आप कर सकते हैं? अब भारत को कहीं न कहीं एक बहुत ही सफलता मिली। कुछ दिनों पहले आपने देखा तवर लाना को लाया गया, जो कि कैनेडियन नागरिक बताया जा रहा है, पर आईएसआई ऑपरेटर था और 26/11 अटैक में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। एनआईए को सौंपा गया और एनआईए अभी उसे पूछताछ कर रही है। बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री देखने को मिला कि अमेरिका के द्वारा एक महत्वपूर्ण आईएसआई के बंदे को भारत को सौंपा गया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत, क्योंकि भारत में उसके खिलाफ केस चल रहा है। अब यहां पे इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब आतंकवाद के खिलाफ भी भारत एक्टिव हो रहा है और ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंस के खिलाफ भी भारत अब एक्टिव हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा मैसेज देना चाहूंगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम के बिहाफ पे। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी प्रारंभ बैच 2028 स्टार्ट करने वाले हैं 5 मई से। यह बैच आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को तो कवर करेगा, इसके साथ में आपको देगा स्किल्स भी। जी हाँ दोस्तों, कई अभ्यर्थियों को अपने अकादमिक जीवन में, अपने अभ्यर्थी जीवन में चाहिए हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी ही स्किल्स भी देंगे। मतलब ये कोर्स होने वाला है ब्रिज, आपके ग्रेजुएशन लाइफ को आपके यूपीएससी एस्पिरेंट लाइफ से कनेक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप 26 और 27 के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश और प्योर इंग्लिश में भी हमारे संकल्प, प्रहार, पिनेकल और टाइटन बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब आपको एक नॉमिनल प्राइस में मिलेगा 10,999 पे। इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अध्यापन का जो मॉडल है वो है CTR मॉडल, क्लासरूम देन टेस्ट देन रिवीजन, ताकि कोहेरेंस और लर्निंग एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट्स का बेस्ट हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप जानकारी जरूर प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगा कि सर इतने करोड़ों अरबों रुपए जो है डिसअपियर हो गए। रीज़न क्या हुआ कि पीएनबी की मुंबई ब्रांच है, उनके द्वारा इलीगली ऑब्टेन किया गया और नीरव मोदी के द्वारा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU, जो कि बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को सप्लाई कर दिया गया एक फॉरेन बैंक्स को कि भैया ठीक है, नीरव मोदी के खाते में इतना पैसा होना चाहिए। तो पैसा इनके खाते में डिलीवर किया गया। इन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, दूसरे प्रयोग में लग्जरी लाइफ जीने में किया। ऐसा कोई मैगजीन नहीं, ऐसा कोई फॉरेन इवेंट नहीं, नेशनल इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं, हर एक जगह जहाँ पे भी आप सोच सकते हो कि सर ये बॉम्बे का, ये दिल्ली का, ये सिडनी का, ये लंदन का, ये वॉशिंगटन का सबसे टॉप नॉच एक तरीके से लग्जरियस एरिया है, वहाँ पे इनके शोरूम्स, उनके मार्केटिंग प्रमोशन के लिए जो है आपको सेलिब्रिटीज एट द मार्केट एंड 2x 5x 10x प्राइस जो है ये इनकी मार्केटिंग, इनकी ब्रांडिंग करने के लिए। तो वो सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? अब आपको पता चला इन LOU से, इस फ्रॉड से पीएनबी को कहीं कहीं जो है बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि इन्होंने तो स्विफ्ट ट्रांसफर के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे इलाहाबाद बैंक का हांगकांग ब्रांच को, और यहाँ से जो जारी किया गया था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो नीरव मोदी एंड कंपनी जो है उन्होंने इलाहाबाद बैंक जो कि हांगकांग की ब्रांच वहाँ पे दिया, और वहाँ से मनी को जो है ट्रांसफर कर दिया गया इनके खाते में। अब जब पता चला आपके पास में कि सर
हमारे पास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कंपनी रिक्वेस्ट टू पीएनबी है, आई वांट टू मनी टू इंपोर्ट जेवल्स फ्रॉम द हांगकांग। तो जैसे ही इस कंपनी ने बोला, पीएनबी ने इनको इश्यू किया एलओयू। वह एलओयू इन्होंने जो है इलाहाबाद बैंक को दिया। इन्होंने ये पैसा डिपॉजिट किया हाथों हाथ पीएनबी के खाते के अंदर, जो ब्रांच है इलाहाबाद अकाउंट में, और वो पैसा जो है वॉस्ट्रो अकाउंट के द्वारा नीरव मोदी के खाते में है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से लेन देन बहुत ही ईजी नहीं होता है, बहुत ही एक सिस्टम, स्विफ्ट सिस्टम, नॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने पहले स्विफ्ट मैसेज किया फॉरेन बैंक को, वहाँ से फॉरेन बैंक ने पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में पे किया, पीएनबी ने ट्रांसफ़र किया उस मनी को सप्लायर्स को, फॉरेन सप्लायर्स ने रिसीव किया पेमेंट को, सप्लायर्स ने जो है सेंड किया जो पर्ल्स थे, डायमंड्स थे, है ना, इंडिया के अंदर नीरव मोदी को। नीरव मोदी ने उन डायमंड्स को भारत में बेचा और उससे पैसा कमाया, और वो पैसा जो है उसे पे बैक करना था मनी पंजाब नेशनल बैंक को। मतलब उन्होंने एक तरीके से लोन की तरह उस पैसे को उठाया। जैसे ही पैसा उनके पास में आया, उनको जो है पर्ल्स और डायमंड्स वो मिल गए। उन पर्ल्स डायमंड को बेच के जो पैसा आएगा वो वापस पीएनबी को देना था आपके पास में, ठीक है ना, बाय द ड्यू डेट ऑफ एलओयू। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक डेट लिखी होती है कि ठीक है भाई, आप ये 2 मिलियन लेके जा रहे हो, अगले 10 दिन या 1 महीना या 2 महीने में ये रिटर्न होने चाहिए पैसे हमको। बट पीएनबी पे बैक्स द फॉरेन बैंक ऑन द ड्यू डेट ऑफ एलओयू विद इंटरेस्ट। अब जो ये एलओयू जमा करा दिया, अगर नीरव मोदी नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक जो है यह पैसा जमा कराएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू यह पैसा जो है फॉरेन बैंक या फॉरेन क्लाइंट को जमा होगा। अब सोचिए, वहाँ से जो पैसा जमा कराने के बाद में जो वहाँ से एक तरीके से कहूँ करप्शन के चार्जेस जो इनके ऊपर देखने को मिले, मतलब ये इतना बड़ा स्कैम देखने को मिला ना दोस्तों हमको भारत में, कि इस स्कैम को पीएनबी स्कैम का नाम दे दिया गया और इन्हें इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स के रूप में जो है जाना जाने लगा। और अब भी जब यहाँ पे मेहुल चौकसी को पकड़ा जा रहा था, तो मेहुल चौकसी जो है भारत में नहीं था, यह बेल्जियम में था। और बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सर इसकी उपस्थिति सार्वजनिक है, ये हमारे यहाँ पे है। हमारे विदेश मंत्रालय सरकार ने सीबीआई को बोला, सीबीआई ने वापस जो है प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने अरेस्ट किया। और अभी भी ये स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के प्रत्यर्पण कानून, यूके के प्रत्यर्पण कानून बेहद सख्त है। अब चालाकी से इन्होंने बचने की कोशिश जरूर की कि सर कभी स्वास्थ्य रीजन को, कभी राजनीतिक कारण को, कभी भारतीय जेलों की हालत को, कि सर देखो आपकी जेलें ही साफ नहीं है ना, तो प्रत्यर्पण नहीं किए हमारा। तो यहाँ पे पिछली बार इन्होंने डोमिनिका के अंदर भी जो है यही रणनीति अपनाकर 50 दिन के लिए जो है जेल के बाद यहाँ पे इसको छूट मिल गई कि ठीक है भाई 50 दिन के लिए रहने देते। सो ये पहले 2018 में एंटेगुआ रहने लगा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया, संपत्ति जब्त की इनकी। 2 महीने की जांच के भीतर 13,800 करोड़ रुपए तक जो है यहाँ पे टोटल पता चला कि ये 13,800 करोड़ का घोटाला है लगभग। चौकसी जो है फिर एंटेगुआ से अचानक लापता ही हो गया। बाद में डोमिनिका में अवैध रूप से यहाँ पे प्रवेश के आरोप में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसने आरोप लगाया कि उसका तो अपहरण किया गया। बोले मैं अवैध नहीं घुस रहा था, बोले मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया। मतलब खतरनाक आदमी है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने चौकसी को खराब सेहत का आधार पे उनकी जमानत दे दी। पैसा और वकील पहुंच गए टाइम पे, और इसे इलाज के लिए एंटेगुआ जाने की इजाजत देगी। भारत का प्रत्यर्पण प्रयास वहां पे भी विफल हो गया एक बार वापस 2021 में। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के बाद में 2023 में हमने इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। दुनिया में कहीं भी है यह पुलिस को कहीं के आकर के सरेंडर करेगा और भारतीय पुलिस को भेजा जाएगा, जिसने भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया और कमजोर हुई। चौकसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया दोस्तों। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को बरकरार रखा। मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है कि सर ईडी ने जो यहाँ पे केस फाइल कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग का, बिल्कुल सही है और इसके खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इसमें चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया, और लेकिन प्रक्रिया अभी भी लंबित देखने को मिली। चौकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया, कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये एफ रेजिडेंसी कार्ड उससे मिला। फिर पता चला उसकी वाइफ भी बेल्जियन है, कर ली होगी, मतलब वो कार्ड हासिल करने के लिए टेम्परेरी शादी कर ली होगी, कार्ड कहीं से हासिल कर लिया होगा भाई ने। सो चुनौतीपूर्ण होती है ये सारी प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं, क्योंकि आप कई यूरोपीय देशों में जाते हो ना, वहाँ के यूरोपियन यूनियन के कानून, वहाँ के मानवाधिकार, वहाँ के चिकित्सा आधार है, वह सारी चीज़ें मिलके इस प्रत्यर्पण को कि सर दोषी को वहाँ से भारत में लेकर आने इस प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। विजय माल्या जैसे कई मामले देखने को मिले हैं कि सर लंबी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं आपके पास में, कई दशक लग जाते हैं, फिर भी उन लोगों को हमारे कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। तो भारत सरकार को कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों से एक मजबूत केस बनाना होगा कि सर ऐसे लोगों को भारत में लाया जाए। कई देश है जो नॉन एक्स्ट्राडिशन जो है कंट्रीज़ में आते हैं, और कई देश है जहाँ पे एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को और मेडिकल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती है। सो गोज़ विदाउट सेइंग, हमारे पास में आज के इस आर्टिकल में सीखने के लिए है एक्स्ट्रेडिशन क्या है दोस्तों, कि दूसरे देश में छुपे अपराधी को वापस लेके आने की औपचारिक प्रक्रिया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, इन सारे जैसे ग्राफ्ट देखने को मिले ना हम लोगों को, इसके बाद में हमने 2018 में कानून बनाया संसद में कि 100 करोड़ से अधिक का आपराधिक आर्थिक अपराध किसी ने किया है तो उसे, और वो विदेश भाग जाए तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, भारत छोड़ के भाग गया। रेजिडेंसी परमिट, किसी देश में वैध रूप से रहने के लिए विदेशी नागरिक को दिया गया आधिकारिक दस्तावेज है, इसे रेजिडेंसी कार्ड, रेजिडेंसी परमिट कहा जाता है दोस्तों। अब इन सब के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवर्तन निर्देशालय जो है उसकी स्थापना हमारे भारत में हुई। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो प्रवर्तन निर्देशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई और किस उद्देश्य से हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके समक्ष दे रखे। किस उद्देश्य से जो है ईडी का भारत में स्थापना किया गया? सीमा सुरक्षा के लिए, विदेशी मुद्रा अधिनियम के प्रवर्तन के लिए, उच्च शिक्षा नीति निर्माण या पंचायती राज सुधार के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो है कमेंट्स के अंदर जो है अतिरिक्त जानकारी भी दे रखी है, वहाँ से आप बैचेस और अन्य जानकारी ले सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी जगदीश जहांगीर सर PW, इस QR कोड को स्कैन करके भी। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।